ऐवान आइन के जिम्मेदारान, आज का ये जो जलसा है उसकी गरज गायत ये है कि अभी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन का माहौल है और ये इलेक्शन जो होने जा रहा है ये हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम तरीन इलेक्शन है। आप लोग अगर अपने टेलीविज़न से, अपने मोबाइल से, अखबारात के ज़रिए अगर खबरें सुनते होंगे तो यकीनन आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि आज तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम दीनी दरसगाहों से उनके उलमाए कराम, उनके अज़ाम आज सिर्फ एक बात की हमको तलकीन कर रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हिंदुस्तान की तारीख का होने जा रहा है इसके अंदर आप लोग वोटों का इस्तेमाल करें। हर किसी को अपने वोट का इस्तेमाल करना है, अपने घरों से निकलना है, अपने घर की औरतों बच्चों को एकदम मुस्तैद रखना है। वो जिनकी वोटें आई हैं एक एक वोट हमको हमारे कैंडिडेट के ऊपर देना। अब रहा सवाल ये कि कैंडिडेट कौन, तो हिंदुस्तान में इंडिया एक अलायंस बना हुआ है और उस अलायंस के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी शामिल है। ममता बनर्जी की पार्टी है, बिहार से लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। इस तरीके के वो तमाम पार्टियां, एनसीपी वगैरह महाराष्ट्र के अंदर ऐसी तमाम समाजवादी पार्टी है। ये तमाम पार्टियों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर इंडिया नाम से अपना पार्टी का वजूद किया है और उसी के ऊपर वो तमाम लोग लड़ रहे हैं। जहाँ जिसकी जैसी ताकत है वहाँ पर वैसे उम्मीदवार दिए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, हमको इस बात का कल्प है कि इन तमाम सेकुलर ताकतों ने जो अपने आप को नाम नेहाद सेकुलर ताकतें, अपने आप को ये सोकाल सेकुलर ताकतें कहती है, इन्होंने जब हिंदुस्तान के अंदर अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर अपने कैंडिडेट देना शुरू किया तो इन्होंने एमआईएम पार्टी को इसके अंदर शामिल नहीं किया। उनका बोलना है कि एमआईएम पार्टी वोटों को तकसीम करती है, ये फिरका परस्त पार्टी है। लेकिन अफसोस हमको इस बात का है कि जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आवाज़ बनकर उभरी है और जिसके कायद असदुद्दीन अवैसी साहब और औरंगाबाद में जलील साहब, आप देखते होंगे ऐवान पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी की आवाज़ मुसलमानों के मसाइल पर गूंजती है तो ये दो ही मर्द मुजाहिद हमको हिंदुस्तान की तारीख में बोलते हुए पार्लियामेंट में वो तमाम लोग चुन कर गए हैं। कांग्रेस के हैं, समाजवादी के हैं, एनसीपी के हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के। लेकिन हमने देखा कि जब ऐवान के अंदर 370 का मसला आया तो किसी एक पार्टी ने भी उसकी हिमायत नहीं की सिवाय असदुद्दीन साहब अवैसी के। किसी ने भी उसके जब ऐवान के अंदर 3 तलाक का मसला आया तो वो अवैसी और जलील साहब थे जिन्होंने उसके ताल्लुक से कहा। और आज जो मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं और अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसके ताल्लुक से कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन हिंदुस्तान की तारीख का, अगर हम कहीं चूक जाते हैं और गलती से भी ये फिस्ताई ताकत बीजेपी अगर बरसरे इख्तियार आती है तो ये हिंदुस्तान की तारीख का आखिरी इलेक्शन होगा। ऐसा ये मैं नहीं, हिंदुस्तान के हमारे तमाम नामवर उलमाए कराम, तमाम सियासतदान, तमाम वो जहांदीदा लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर हम अगर चुके और कभी वापस बीजेपी बरसरे इख्तियार आ गई जैसे तो उनका नारा है कि अब की बार 400 के पार, तो उनका ये इरादा है कि अब की वो तमाम उन कवानीन में तरमीम कर देंगी जो हमारे न सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से बल्कि उन दबे कुचले लोगों के भी ताल्लुक से ये बाबा साहब अम्बेडकर के आइन को तब्दील कर देंगे। ये तमाम उन दस्तूर की असासी बुनियादों को जिसकी बिना पर हिंदुस्तान, इसीलिए हमने
आज के प्रोग्राम का नाम जो रखा है वो मस्जिद से आइन पासवान आइन रखा है कि हमको आज इस आइन की हिफाजत करनी है। हम चाहते हैं कि भले आज हमको इन्होंने अपने अलायंस में शामिल नहीं किया, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं और यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, लेकिन किसी भी एक मुसलमान को यहाँ पर कोई सीट दी नहीं गई है, जबकि हमारे कायद असदुद्दीन साहब ने अकोला के अंदर ये ऐलान किया था कि अपनी महाराष्ट्र के अंदर हम कम से कम 5 सीटें लड़ाएंगी, जिसमें मालेगांव सरफहरिस्त। और इस ताल्लुक से उन्होंने मालेगांव के जिम्मेदारान से बात भी की, एमएलए साहब से बात की, डॉक्टर खालिद परवेज से बात की, तमाम अब्दुल मालिक से बात की और उनसे ये कहा कि आप किसी ऐसे मुनासिब उम्मीदवार को तलाश कीजिए जो यहाँ पर एमआईएम के नाम से इलेक्शन लड़ सके। और उसकी एक वजह बुनियादी ये थी कि मालेगांव महाराष्ट्र की ऐसी एक जगह है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पर यहाँ एमआईएम के उम्मीदवार चुनकर आए। यहाँ से करीब धुलिया शहर में वहाँ भी अपने फारूक शाह, डॉक्टर फारूक शाह एमआईएम की सीट पर चुनकर आए। आज दो आमदार इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, धुलिया कॉन्स्टिट्यूंसी से एमआईएम से चुनकर आए। अगर इनकी वोटों को यकजा कर लिया जाए तो ये 2.25 लाख वोट होती है। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पर जो एनसीपी है, साबिक जो एनसीपी के यहाँ पर कैंडिडेट थे, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उनको भी 70-75 हज़ार वोट मिली थी। इस तरीके से मुसलमानों की वोट तकरीबन 3 लाख हो जाती है। और अगर ये तमाम वोटों को यकजा करके लड़ा जाता और वंचित अघाड़ी ने से जो बातचीत हुई थी हमारी कि अगर हम हालात देखेंगे तो हम वंचित अघाड़ी साथ दे देंगी, उन्होंने अब्दुल रहमान एपीआई का फॉर्म भरा था, लेकिन वो जानते थे कि अब्दुल रहमान एपीआई को क्योंकि रिजिग्नेशन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, इसलिए अगर कोई बात होगी तो यहाँ पर वंचित अघाड़ी एमआईएम को सपोर्ट कर देगी। इसीलिए जब बहुत तलाश बीसीआर के बाद ये बात सामने आई, जिसमें डॉक्टर खालिद ने बहुत इंटरेस्ट लिया था कि भाई मौलाना उमरैन का नाम यहाँ पर सामने आया था, वो नाम पार्टी की तरफ से नहीं आया था, जो नाम ऊपर से आया था कि उनको सुझाव दिया गया था कि आप इन्हें यहाँ पर इलेक्शन लड़ें। और जब उन्होंने इसकी तैयारी की तो हमने देखा कि जो लोग अपने आप को यहाँ पेश करते, जैसे अभी शेख आतिफ ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि अगर मालेगांव की सब पार्टियाँ, तमाम लीडर मेरे पास आकर बोले और कहे तो मैं भी यहाँ इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन जब मौलाना उमरैन की बात आई तो यही शेख आतिफ साहब के तेवर बदल गए। और आपने देखा कि मौलाना उमरैन बहुत हद तक तैयार हो चुके थे लड़ने के लिए। उनको ये बताया गया था कि इस तरीके से मालेगांव की वोटों का तवाजुन है और इस तरीके से धुलिया में वोटे हैं, इस तरीके से डोडाचा में वोटे हैं, यहाँ से अपने सटाना में वोटे हैं। इन तमाम वोटों में मुसलमानों और वंचित को जोड़ लिया जाए तो तकरीबन 6-7 लाख वोटें होती थी। लेकिन आप लोगों ने देखा और तकरीबन तमाम लोगों को ये बात मालूम है कि बाद में मौलाना उमरैन साहब ने अपना जो उम्मीदवारी का इरादा था वो उन्होंने तयकूब कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि अब मैं इलेक्शन अभी नहीं लड़ूंगा, जबकि वो तैयार थे। अब उन्होंने किसके बोलने पर इलेक्शन वो नहीं लड़ा ये आप लोग बखूबी जानते हैं, मैं किसी का नाम लेना उन्हें नहीं जानता। बहरहाल जब ये मामला आए और आज इलेक्शन का जब हम नॉमिनेशन वगैरह का देखते हैं सब तमाम स्क्रूटनी के बाद, तो हमारे सामने उम्मीदवार क्या रहे? कोई नहीं। एक बीजेपी है और एक कांग्रेस पार्टी है, बाकी तो सब आधार उम्मीदवार भर दिए हैं। वो एपीआई का फॉर्म मंसूब हो गया, उसका रद्द हो गया, अब मुकाबला इनमें है। अब ऐसे हालात में जहाँ पर हमको वोट देना लाजमी है और हमारे उलमाए कराम इस बात पर इन्हें बहुत जोर दे रहे हैं कि तुमको वोट देना ही देना, तो अब ऐसे नागजीर हालात में जहाँ वोट तो दे सकते, अगर हमने वोट नहीं दिया तो इसका मतलब इनडायरेक्ट हमने यानी बीजेपी और व्यवसायी ताकत को सपोर्ट कर दिया। इसलिए हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और जैसा कि हमारे लोग सब बोलते आ रहे हैं कि जब 2 बुराइयाँ हों तो अहमदुल बल्लाकीन कहते हैं अगर 2 बलाएँ हों तो उसमें से एक बला चुन लेना चाहिए जो छोटी हो। अब हमारे सामने कांग्रेस माने कि एक छोटी बला है, लेकिन हमको उसको वोट देना तय है, ऐसा मेरी राय। अभी उसका ऐलान यहाँ नहीं हुआ। मैं ऐसा चाहता कि हमको अगर कोई फैसला करना है अब इसके सिवा हमारे को कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता। तमाम रास्ते मसदूद हो चुके हैं,
मैं तो सिर्फ हमारे नौजवानों से, जियालों से, दोस्तों से, भाईचारों, यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से इस शेर के साथ ये बात बोलता हूँ कि कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम लोगों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। अपनी बात खत्म कर दो। इलेक्शनी जलसा, पहला जलसा जो यहाँ लिया जा रहा है, एक यहाँ हमने किस चीज पार्टी का सपोर्ट करना, इसकी बुनियाद पे जलसा रखा गया है। बात बहुत सारी है, मैं अपनी बात बहुत मुख्तसर से करता हूँ कि हमारे साथ और खास तौर से इस वार्ड के अंदर, इस इलाके के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो जिंदगी की 70 साल 80 साल की उम्रों तक पहुंच चुके हैं और ज्यादा बोलेंगे तो भी, लेकिन आज तक उन लोगों ने कांग्रेस के सिंबल पर वोट नहीं किया। ऐसे भी लोग यहाँ मौजूद हैं। इसलिए हम लोगों को फैसला करने के लिए बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा। वो बोलते ना, एक मीठा जहर, एक कड़वा जहर, दो जहर है, एक जहर पीना है, मौत तो दोनों से हकीकत है। इलेक्शन की अहमियत क्या है, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर सब समझ चुके हैं। यहां तक के वो झोला उठा के घूमने वाला भी समझ गया है, बगैर मुसलमानों के नाम लिए वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। अभी बयान कहीं दे रहे कि भला यहाँ पे अगर इंडिया गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा, कहीं वहां जश्न मनाया जाएगा। अरे भैया, जितनी खुशी हिंदुस्तान में होगी दुनिया में किसी को नहीं होगी। तो मुसलमानों, मुझे सिर्फ आज के इस जलसे से आपको ये पैगाम देना है कि सारे इख्तिलाफ, हमारा जो स्लोगन है उसका मकसद ही है कि ये मत बोलो यार आज हमारी ये उम्र हो गई, हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, इसको वोट नहीं दिया। सारे अपने इख्तिलाफ को बाला ताक रखो। इख्तिलाफ के साथ सलीके से जीना ही इत्तेहाद का मतलब है। ये आज हमारा जो स्लोगन है। आज मुल्क किस हालात से गुजर रहा है, हमें इस पे ध्यान देना है। अगर हम लोगों ने इस टाइम चुके तो शहर के कुछ दानिश्वर लीडर बोलते, अब जितनी उनकी समझ है वो उतनी बात कर रहे कि इसके बाद दुनिया इलेक्शन और वो कट हो जाएगा, दुनिया अलग हो जाएगा, मालेगांव कम हो जाएगा। अरे भैया, मालेगांव और दुनिया छोड़ो, इलेक्शन ही बंद हो जाएगा। इलेक्शन होएगा ही नहीं, फिर गाड़ी में इलेक्शन खेलना, इसको वोट दे दो, उसको वोट दे दो। ये घर में ये बड़ा है, ये छोटा है, ये घर में करना। अगर इस टाइम नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। शहर के हालात और मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए और अकलियती तबके के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, जो अकलियती तबके के साथ ज्यादतियां हो रही है, उसको ध्यान रखते हुए पूरी ताकत के साथ अपना वोट देना है। अपने घर के सब तमाम लोगों का वोट देना है। आप लोगों की यादी वार्ड नंबर 17, जिसमें किला, मोतीपुरा, गालिब नगर, इस्लामाबाद, रसूलपुरा, बोराबाद, शनिवार वार्ड, कल से ये यादी इस्लामाबाद संपर्क कार्यालय पे रहेंगी। शाम में 5 बजे से 10 बजे तक सब अपनी जिम्मेदारी समझकर वहां से अपनी अपनी स्लिप हासिल करे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बाकायदा बीएलओ को ये बोला जा रहा है, तुम 10-20% बांट दो, वोट के सिर्फ हमको फोटो खींच के रिकॉर्ड पेश कर दो कि तुमने वोट स्लिप बांट दी है। ये एक मुसलमानों के साथ साजिश की जा रही है। तो इसलिए हमने ये पूरे इलाके की, और डॉक्टर साहब ने उनके इलाके की, माजी दादी ने उनके, जितना हमारी बिसात है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये शहर एक रिकॉर्ड बनाए कि हमें कम से कम
हालांकि ये इस्लामाबाद का रिकॉर्ड है, ये एरिया का रिकॉर्ड है कि यहाँ 120% पुलिंग भी हुई है। किसी अखबार में हेडिंग लगी थी कि यार मुर्दों ने भी आकर वोट दे दिए। 1984 के इलेक्शन के अंदर मेरे बुजुर्गों को शायद याद होंगी ये बात। तो हमें दोबारा उस रिकॉर्ड को यहीं से तोड़ना है इंशाअल्लाह। और मैं अभी हमारे जिम्मेदारान पार्टी का ऐलान करेंगे, किसको सपोर्ट करना है उसका ऐलान करेंगे, लेकिन जिस उम्मीदवार का हम सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं इस जलसे के जरिए और आप लोगों की आवाज बनकर उस उम्मीदवार से ये अपील करता हूं कि भाई यहां से हिंदुस्तान आजाद हुआ, 3 मर्तबा छोड़ दिया जाए तो तकरीबन जितने भी इलेक्शन हुए हैं यहां से सेकुलर पार्टियां चुनकर गई है। ये 2 मर्तबा छोड़ दिया जाए तो जेडएम कांदोड़े, झांगरू मांगरू कांदोड़े, आसोमत भाई नाम है, एमपी था यहाँ का। अब हमारी मजबूरी थी, हम ऐसे वोट देते थे। हरिशंकर महाले, तो ये लोग आते थे और मुसलमानों की पूरी पूरी वोट लेकर एक तरफा। इस इलेक्शन के अंदर हम लोग समझते हैं कि ये इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं है, यही इलेक्शन की अहमियत है, दूसरे इलेक्शन जाने दो। तो हमने झंगरू मंगरू कांदोड़े और हरिशंकर महाले को यहाँ से चुन कर दिया। तो हम जिस उम्मीदवार का सपोर्ट करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हालात बता रहे हैं कि ये उम्मीदवार चुनकर आएगा। ये शहर इस मर्तबा जिस बेदारी से शहर के अंदर जागरूकता है वोट देने की, तो मैं समझता हूं तमाम रिकॉर्ड्स इस शहर में टूटने वाले हैं। बिस्ती उठाने वालों के चक्कर में मत रहो, अपनी अपनी वोट, अपनी अपनी स्लिप हासिल करो। ये बिस्ती उठाने वाले इसको ब्लैकमेल उसको ब्लैकमेल कर रहे, हमारे पास तो कैंडिडेट नहीं आया, हमसे तो बात भी नहीं करा। अरे भैया, अभी किसको कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है, अभी सब लोगों की बात हो गई भी आम कि कहां बटन दबाना है। तो सिर्फ इसमें बेदारी में, और रह गई बात, मुझे बहुत बोला जा रहा है कि यार फला ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, तो मुझे अभी ये 3 टप्परों से मुंह नहीं लगना है। जब वक्त आएगा, जब अभी ये हालात नहीं है, ये वक्त नहीं है इन लोगों के बारे में बोलने के लिए। जब वक्त आएगा, मैदान सजेंगे, स्टेज सजेंगे, और यहाँ बोलूंगा तो बोलेंगे अपने घर में बोल रहा, यहाँ बोलूंगा तो क्या बोलेंगे, अपने घर में बोल रहा। तो इंशाअल्लाह ताला जब भी स्टेज जा सजेंगे, इसके बाद या जब भी, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे बहुत अच्छी से, जैसा तुम सवाल कर रहे हो ना, उससे अच्छा जवाब देना हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत गोरखपुर और ये पूर्व मत करो भैया, यहाँ एक सोनापुर भी है। ये सब लोगों को बोल के बहका होगा मत कि ये पूर वो पूर। अबे मैंने तो भैया सिर्फ सोनापुर का नाम सुने हुआ है, इसके ज्यादा कोई नाम अपने को कोई पूर का मालूम ही नहीं है। फिर मैं आप लोगों से अपील करता हूँ और उस उम्मीदवार को कहता हूँ कि अगर आप यहाँ से चुनकर जाते हैं तो आपको यहाँ पलट कर आना है। ये नहीं कि आपने 2 लाख 2.5 लाख वोट ले लिया और यहाँ पलट कर नहीं देख रहे, ये चलेगा नहीं। अगर तुमको यहाँ से पूरे हल्के में सबसे ज्यादा वोट तुमको मालेगांव शहर से मिलने वाली है, और अगर इस वोटों का तुमने इस्तेमाल किया, कहीं जाकर इन वोटों को तुमने बेच दिया, तो ये शहर के लोग फिर जानते हैं किसको अपनी जगह कैसे बताना है। तो आप शहर पे खुसूसी ध्यान देंगे, शहर के तालीमी मामलात पर, बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई के मामलात पर, रोजगार के मामलात पर, बहुत सारे मामलात है जिस पे पार्लियामेंट मेंबर का आज तक ध्यान नहीं रहा है। सिर्फ वोट लेकर जाते, दोबारा पलट कर नहीं आते। तो मेरी उम्मीदवार से गुजारिश है कि वो जब चुन कर जाएंगे तो तुमको मालेगांव का अव्वलियत
अव्वल शब्द में रखना है। इतना ही कह के और 20 मई को होने वाले इलेक्शन में भरपूर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करे, यही इतनी गुजारिश करके अपनी बात खत्म करना चाहूँ। तेरी नवाजिश कदम कदम पर तेरा दुगाना, खुदाए बरतर तेरी नवाजिश कदम कदम पर तेरा दुगाना, हमारे ख्वाबों में रंग भर दे कि रश्क करता रहे जमाना। आज के इस पुरहुजूम जलसे के सदर, इस इलाके की मशहूर समाजी मिली शख्सियत और हम सब के सरपरस्त आली जनाब इस्माइल बशारती साहब, हमारे बुजुर्ग रहनुमा अलहाज यूनुस ईसा साहब, मालेगांव ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब अब्दुल मालिक यूनुस ईसा साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जवा साल बाहौसला कॉरपोरेटर आली जनाब अब्दुल माजिद साहब, गुरुवार वार्ड की सियासत के तामीरी शहंशाह कहलाने वाले शाहिद खान साहब के फर्जंद माविन कॉरपोरेटर इब्राहिम खान साहब, हमारे आलमगीर जीरू साहब, मोहम्मद असलम मतिया साहब, सोहराब आज़मी साहब, यूसुफ ईसा साहब, गुलशन मासूम और दिद्दा कॉलोनी के अहम जिम्मेदार समाजी खिदमतगार आली जनाब कारी शकील साहब, हमारे नए यूथ के सदर आरिफ रेती वाले साहब, आयशा नगर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे सरपरस्त अनीस वीडियो वाले साहब, खलील बेकरी वाले साहब, रशीद अहमद रजदा दादा साहब, रेहान महिंद्रा साहब, हिकन मामू साहब, शाहिद भाई साहब, आयशा नगर वाले हमारे शाहिद भाई साहब, हमारे चचा रहीम रुस्तम साहब, सोहराब आज़मी साहब, कैप्टन पीर मोहम्मद साहब, सियासी समाजी वर्कर और एक ज़माने से जनता दल से जुड़े रहे, जिन्हें देखकर स्टेज पर मुझे खुशी हुई है, हमारे इस्माइल हॉकर साहब, मुस्तफ़ा डोमन साहब, सिकंदर चाचा साहब, हाजी मुजीब साहब, शफीक पिटर साहब, हमारे चचा खुर्शीद सिद्दीकी साहब, शकील मुकादम साहब और तमाम हाजिरीन। मीडिया सेल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही जिम्मेदारान और मजलिस पासबान आइन के चाहने वाले हमारे जौआ मास्टर साहब, तमाम ही लोग, जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले सका, और हाज़रीन जलसा, बुज़ुर्ग, नौजवान, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन मेरी माएँ बहनें, आज का ये जलसा 2024 में जो पार्लियामेंट के आम चुनाव होने जा रहे हैं और जिसकी पोलिंग आने वाली 20 मई को धूलिया पार्लियामेंट हल्के की है, इस ज़िमन में लिया जा रहा है। और इस जलसे का एक मकसद, एक उन्वान ये भी है कि किस तरीके से मालेगांव हल्का सेंट्रल असेंबली में आवामी बेदारी पैदा की जाए, कि आवाम में जोश खरोश किस तरह से पैदा किया जाए, आवाम में इलेक्शन की अहमियत को किस तरीके से पहुंचाया जाए, ताकि 20 मई को हर वोटर अपनी सियासी मिली बेदारी समझकर खुद अपने और अपने घर वालों के साथ, कोई सियासी वर्कर आए नहीं आए,
कोई जरिया हमें पोलिंग स्टेशन पहुंचने का मिले या ना मिले, धूप चाहे कितनी भी तेज हो, मौसम चाहे कितना भी सख्त हो, हमें कितनी भी मसरूफियत हो, शादियों का सीजन है, लेकिन याद रखो जिस तरीके से उलमाए कराम और अमायदीन दीन इस इलेक्शन की अहमियत समझा रहे हैं, उस बिना पर हमें अपना मिल्ली फरीजा समझकर जो है वो वोट देने निकलना है। उलमाए कराम, अमायदीन दीन इस बात की बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि मुल्क एक इंतहाई फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है। अब अगर हम नहीं जागे, हम बेदार नहीं हुए, हमने हमारी सियासी जिम्मेदारी को और हमारी वोट की कीमत को नहीं समझा, तो यकीनन ये इलेक्शन जो होगा, कहने वाले माहिरीन दानिश्वर ये कह रहे हैं कि अगर इस मर्तबा भी इंडिया अलायंस हुकूमत में आती है तो शायद ये इस मुल्क का जमहूरी आखिरी इलेक्शन हो। सत्यपाल मलिक जो बीजेपी के ही एक अहम रुकन थे, कई बीजेपी के आईनी ओहदों पर बीजेपी के जरिए आए कई आईनी ओहदों पर फायज थे, कश्मीर जैसी रियासत के गवर्नर थे और वो गवर्नर भी उन्हें बीजेपी ने बनाया था। लेकिन उनका कहना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जरिए तैयार करदा आइन और दस्तूर जिसके हिसाब से यह मुल्क चलता है, अगर इलेक्शन में जरा भी गफलत हुई तो फिर यह इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कौमी सदर हैं, उनका कहना है कि इस मर्तबा अगर हम वोट देने जा रहे हैं तो अपने दिल में यह ख्याल जरूर पैदा कर ले कि इस मर्तबा अगर इंडिया अलायंस की अगर हुकूमत आती है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत अगर आती है, तो यह वोट उनका आखिरी वोट होगा। यह आइन और दस्तूर को बचाने की लड़ाई है, यह इस मुल्क के कानून, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। यह एक पार्टी का मुकाबला दूसरी पार्टी नहीं है। यह इलेक्शन हमारा वजूद बमुकाबला बीजेपी है। यह इलेक्शन हमारी बका बमुकाबला बीजेपी है। यह इलेक्शन हमारी तशख्खुस बमुकाबला बीजेपी है। अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए, अगर हमने बेदारी पैदा नहीं की और हम ये सोचते रह गए और हम इस ख्याल में रहे कि इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, इलेक्शन एक त्योहार है, एक छुट्टी है, तो यकीन मानो मुस्तकबिल करीब में हमारी हैसियत बहुत जल्द मिट जाएगी। और इसकी वजह है, इसकी बिल्कुल एक वजह है, इतने बड़े जिम्मेदारान, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स, इतने बड़े दानिश्वरान अगर ये बात कह रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, जो जिम्मेदार है, जो माहौल को समझते हैं, जो कानून को समझते हैं, जो मुल्क की सतह पर होने वाले हालात को समझते हैं, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर हालात जो पैदा होते हैं उनको समझते हैं, अगर वो दानिश्वरान ये बात कह रहे हैं तो बात गलत नहीं कह रहे। कर्नाटक में बीजेपी के उम्मीदवार, पार्लियामेंट के उम्मीदवार
कानून साज अदारे का इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार बीजेपी रियासती इकाई के जिम्मेदार वो ये बात कह रहे हैं कि आने वाले 6 या 7 महीनों में आप देखोगे कि हिंदुस्तान ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। आरएसएस का नाम आप तमाम जानते हैं और आरएसएस का मकसद भी आप तमाम लोग जानते हैं और आरएसएस की नीयत, आरएसएस का मैनिफेस्टो भी आप लोग जानते हैं। आरएसएस के मेन मुख्य प्रचारक गोविंदाचार्य ने भी इस बात का इंदिया दिया कि अगर 400 पार बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अगर चुन कर आते हैं, अरकान पार्लियामेंट अगर चुन कर आते हैं तो 6 महीनों के अंदर हिंदुओं को यह तोहफा दिया जाएगा कि यह देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। यकीनन इलेक्शन यौम एहतसाब है, यानी इस बात का जायजा लेने का नाम है इलेक्शन कि हमारे लिए कौन मुफीद है, कौन मुजीर है। लेकिन इलेक्शन यौम मुहासबा भी है। मेरे दोस्तों, मेरे तालिबे इल्म के ज़माने में जब मैं जामिअतुल हुदा में पढ़ता था तो उस वक्त हमको हमारे निसाब में कससुल कुरान और कससुल अंबिया पढ़ाया जाता था। गालिबन मैंने कससुल कुरान या कससुल अंबिया में पढ़ा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया। अचानक से जब हम मकतब में पढ़ा करते थे, लेकिन ये जो वाकया है हमारे जहनों पर उस वक्त नक्श हो गया था। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना रफीक पटेल साहब ने जब हमें ये वाकया पढ़ाया था तो बचपन की वो यादें आज इन हालात में एकदम से उभर कर आ गई। सूरतुल नमल का वो वाकया कि जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कूच कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, मैदान में उनका कयाम हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर यहां पर बैठे हुए तमाम लोगों को उनकी नबूवत का ये मुआजिज़े का इल्म होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इस दुनिया पे, इस जमीन पर बसने वाले तमाम चरिंद परिंद, जानवर, हैवान, जिन्नात, इंसान पर थी। आप तमाम की बातें जानते थे, तमाम की बोली जानते थे। तो मुख्तसर वाकया यह है कि जब उनका लश्कर कयाम कर रहा था और वो दोबारा मार्च, जो उनका लश्कर था वो मार्च रिज्यूम कर रहा था, वापस जाने के लिए जब आगे बढ़ रहा था, तो उन्होंने एक चींटी की आवाज सुनी। चींटी अपनी साथी चींटियों से कह रही थी कि हजरत सुलेमान का लश्कर आ रहा है। उस वक्त हाथी, घोड़े और कई ऐसी मखलूक रही होगी, हम तसव्वुर में कहते हैं कि डायनासोर, ये वो दीगर तमाम मखलूकें उस जो है लश्कर में शामिल रही होगी। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की आवाज सुनी। चींटी जो चींटियों की सरदार थी, वो भांपते कांपते अपनी साथी चींटियों से कह रही थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। उन्हें नहीं मालूम कि हम यहाँ पर हमारी ग़िज़ाएं चुग रहे हैं, उन्हें इल्म नहीं है। उनके इस अजीम लश्कर के पैरों तले हम रौंदे जाएंगे, कुचल जाएंगे। जल्दी से हम हमारी बिलों में जो है वो कूच कर जाए ताकि उनके इस लश्कर से बच जाए। एक चींटी की तड़प। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि वो चींटी की सरदार अपनी जान बचा सकती थी। वो अपने बिल में इस लश्कर को देखकर छुप सकती थी, लेकिन उसने अपनी जान जोखम में डालकर तमाम चींटियों की जान की हिफाजत के लिए ऐलान किया और अपनी जान जोखम में डालकर वो भी मैदान में आ गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को
चूटी की फहम पर बहुत ही प्यार आया। और दोस्तों, चूटी के ये जज्बात, अपनी कौम के लिए कुर्बानी, अपनी कौम के लिए कुर्बानी का ख्याल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद आया कि कौम, मेरे लोग, मेरी चूटियां, वो चूटी जिसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और निकल गई इतने बड़े लश्कर के साथ, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने रहती दुनिया तक उसके इस जुमले को कुरान में बंद कर दिया, ताहयात सेव कर लिया अल्लाह ताला। सिर्फ क्यों कि उसे अपनी कौम की फिक्र थी, अपनी बिरादरी की फिक्र थी, अपने लोगों की फिक्र थी। दोस्तों, आज हम लोगों को भी अपनी फिक्र करना चाहिए। कौम की फिक्र, अपने लोगों की फिक्र, एक चूटी की फिक्र जब अल्लाह को इतनी पसंद है तो हम तो अशरफुल मखलूकात है। अगर हमने हमारी कौम की फिक्र कर लिया तो अल्लाह के वहां हम कितने पसंदीदा होंगे, ये आप लोगों को मालूम है। दोस्तों, हम लोग ये कहते हैं, ये मानते हैं कि लड़ना हमारा मकसद है, हालात को तब्दील करना हमारा मकसद है। अभी ये इनकलाब पेपर में मुझे मुताले का शौक है। मैं यादगार अतहर मुबारकपुरी साहब के रसूल अकरम की हिकमत सियासत, साद गिलानी साहब की जो है वो सिलसिला वार लिख रहे हैं। एकदम हालात के ऐन मुताबिकत उनकी तहरीर पढ़ने में आई। 1 मई और 2 मई का यहाँ पर इनकलाब के कारीन बैठे हुए, मुझे मालूम है यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है मुताले का शौक है। अभी तालिब के वाकया को बयान किया गया कि किस तरह कुफार मक्का ने, मुसलमानों ने मक्का को शाह अबी तालिब की घाटी में 3 साल के लिए कैद कर दिया। लेकिन उन 3 साल की कैदोपन की सोबतें झेलने के बाद छोटे छोटे मासूम बच्चे, ना उन्हें खाना दिया गया, ना उन्हें पानी दिया गया, न किसी तरीके की कोई सुविधा उपलब्ध की गई, कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। जड़ी बूटियां, झाड़ों की जड़ी बूटियां मासूम बच्चे खाते थे, मां के दूध सूख गए थे, पेटों पर, शिकम पर लोग पत्थर बांध लिया करते थे। 3 साल की कैदोबंद के बाद भी जब मुसलमानों ने मक्का को छोड़ा गया तो उनका वही रवैया था कि हम झुकेंगे नहीं, हम वहदानियत का इकरार करेंगे, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करेंगे, हम लड़ेंगे, हम रहेंगे। अपने तहफ्फुज़ के लिए इल्तिजाएं और दरख्वास्तें नहीं दी उन्होंने कुफार मक्का के लिए। अल्लाह के नबी ने उन्हें लड़ना सिखाया। सूरतुल अनफाल, फिर जो राकिब ने सूरतुल अनफाल का और सूरह बकरा की कुछ आयतों का तज़किरा किया जो यहाँ पर आचार संहिता में आ सकती है, मैं नहीं बोल सकता, कि अल्लाह के नबी घोड़ों को तैयार कर लो और हमेशा अपने दुश्मनों के साथ लड़ते रहो। उस वक्त अल्लाह ने यह हुक्म नहीं दिया कि तुम तादाद में कम हो, तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, तुम्हारे पास ज़राए नहीं है, तुम्हारे पास किसी तरीके का साजो सामान नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास हौसला है, तुम हालात से लड़ते रहो। अल्लाह के नबी ने अपने आप को दुश्मनान मक्का के सामने भी एकदम बारोब तरीके से पेश किया। कलील तादाद, कम तादाद, लेकिन अपनी बातें बारोब तरीके से पेश की, बाहौसला तरीके से पेश की। इसके एवज में सुलह हुदैबिया भी जो है वो वजूद में आई। और फिर उसके बाद जब हरकल ने हमले की कोशिश की हरकल रूम में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर नहीं देखा, तादाद नहीं देखी, साजो सामान नहीं देखा और उसकी तरफ कूच कर गए। जब उसने मुसलमानान की ये हिम्मत देखी तो वो डर गया, उस पर खौफ तारी हो गया कि ये मुसलमान बेसाजो सामान
फटे फटे पुराने कपड़े, ना इनको खाने के लिए सामान है, ना पहनने के लिए सामान है, ये मुकाबले के लिए कैसे आ रहे हैं? तो उस पर हैबत तारी हो गई और वो अपने मुकाम पर ही रुक गया। ये तालीमात हमें हमारे कुरान से मिलती है, हमारी शरीयत से मिलती है। शरीयत हमें लड़ना सिखाता है, चढ़कर दुश्मन की छातियों पर जाकर चलना सिखाता है। हमें खौफ, हमें जो है, फिर अगर हम जुमला कहते हैं कि जहां सियासी बसीरत का सवाल था वहां पे ज़ियारत और बशारत की बात आ गई। हम ये चाहते थे कि यहाँ पर नुमाइंदा आए, लड़े और इलेक्शन हो, लेकिन आप लोगों के सामने हालात मालूम है। हमने वोट की बेदारी की, हमारे जिम्मेदारान ने जो है किस उम्मीदवार को वोट देना है ये भी आपको समझाया। हम कांग्रेस को सेक्युलर नहीं कहते, लेकिन एक मजबूत उम्मीदवार की हैसियत से ये ऐलान करते हैं कि 20 तारीख का जो इलेक्शन है, आने वाली 20 मई को आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी का जो भी निशान है, मुझे उनका निशान नहीं मालूम, उस निशान पर शोभाताई बचाव के नाक पे आकर लहर लगाकर जो है मजबूत उम्मीदवार को कामयाब करे। बिहार जिंदा, सोबत बाकी। 10 तारीख को सैलानी चौक में जलसा आम है, वहां पर तमाम बातों का जवाब दिया जाएगा। 10 बजे ये जलसा खत्म किया जाता है। मैं जलसा खत्म होने का ऐलान करता हूं। होटल गांव करी बेहतरीन पकवान, लज्जतदार खानों की दुनिया में एक बेहतरीन नाम, जहां आपको बैठने के लिए या नंबर लगाकर खड़े रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बेइंतहा खूबसूरती के साथ सजी और बेहिसाब बड़ी जगह पर बनी होटल गांव करी। यहां आपको वेज, नॉन वेज, चिकन थाली स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 180 रुपए और 230 रुपए में। जी हां, इसी के साथ मटन थाली सिर्फ और सिर्फ 280 रुपए और 330 रुपए में। इसी के साथ बाजरे की ताज़ा गर्मा गर्म तैयार रोटियां, बेहतरीन लज्जतदार किस्म की दीगर डिशेस। नाम याद रखिए, होटल गांव करी। हमारा पता ना भूले, मनमाड़ चौफुल्ली, जीवन हॉस्पिटल के आगे, मनमाड़ रोड, मालेगांव। एक बार आकर तो देखिए, एक बार खाकर तो देखिए। होटल गांव करी कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए।